नमस्कार। आज हम बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में जॉन डीवी और प्लेटो के विचार को देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में उनका कहना क्या था, उन सारी चीज़ों को इस नोट्स के माध्यम से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जॉन डीवी के बारे में देखेंगे, उनके परिचय को देखेंगे और उसके बाद शिक्षा के संबंध में उनका क्या विचार था उस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। तो जॉन डीवी का जन्म जो था वो वर्मांट के वरीलंगटन शहर में अक्टूबर सन 1859 में हुआ था। स्नातक की परीक्षा में उन्होंने दर्शन शास्त्र में क्या करते हैं कि विशेष योग्यता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि काफी अच्छे थे दर्शन शास्त्र विषय में। विभिन्न विश्वविद्यालय में वह दर्शन के शिक्षक भी रहे। क्या हम देखते हैं यहाँ पर कि अनेक विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के शिक्षक रहते हैं जॉन डीवी। तो शिकागो में पढ़ाने के काल में, यानी कि शिक्षक थे, तो पढ़ाने के काल में उनका ध्यान शिक्षा की ओर गया। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक प्रयोगशाला स्कूल 1896 में स्थापना की, एक प्रयोगशाला स्कूल की। शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डीवी जो थे वो प्रयोजनवाद के समर्थक थे। इसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि बालक अपने अनुभव के आधार पर स्वयं खोज करके सीखे। उन्होंने परंपरागत विधि का विरोध किया। शिक्षा के परंपरागत यानी जो प्राचीन विधि है, पुरानी विधि है, इसका इन्होंने विरोध किया और ऐसी विधि पर बल दिया जिसमें बालक कार्य करके अपने अनुभव द्वारा, खोज तथा प्रयोग द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सके, जो कि प्रयोजनवाद पर आधारित ये शिक्षा था। तो हम देखते हैं कि जॉन डीवी जो थे वो प्रयोजनवाद के समर्थक थे। अब देखेंगे शिक्षा का अर्थ। डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ देखेंगे तो डीवी के शिक्षा दर्शन में अनुभव को, यानी कि उन्होंने कहा था कि बालक अपने अनुभव द्वारा ही खोज करके सीखेगा। तो दर्शन में देखते हैं कि अनुभव को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। उनका मानना है कि अनुभव के क्रियात्मक एवं निष्क्रिय दोनों पहलू होते हैं। अनुभव के क्रियात्मक पक्ष के दशा की अवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन लाता है। क्रियात्मक पक्ष में हम देखते हैं कि कुछ न कुछ परिवर्तन लाता है, जबकि निष्क्रिय पक्ष में हम क्रियाशीलता के परिणाम का अनुभव करते हैं, यानी कि हम परिणाम को देखते हैं निष्क्रिय पक्ष में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डीवी ने व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया था, जबकि सैद्धांतिक शिक्षा को अस्वाभाविक तथा बेकार माना था उन्होंने, जबकि व्यवहार में करके सीखने पर उन्होंने अधिक बल दिया और उसका समर्थन किया। उन्होंने शिक्षा के अर्थ को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। जैसे पहला नंबर है, शिक्षा मानव जीवन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, मानव जीवन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके बिना बालक की मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। शिक्षा ही व्यक्ति या बालक को अच्छे कार्यों को करने के लिए सिखाती है, सही और गलत में फर्क को समझाती है। शिक्षा के माध्यम से हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है। दूसरा नंबर है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी समाज से जुड़ा हुआ है। शिक्षा छात्र के विकास से संबंध रखती है। डीवी का कहना था कि शिक्षा जो है छात्र के विकास में संबंध रखती है। शिक्षा के माध्यम से बालक के सर्वांगीण विकास होता है। अगला नंबर है, शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। और 5 नंबर, साध्य से साधन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसा डीवी का कहना था शिक्षा के संबंध में। अब हम देखेंगे कि डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो पहला नंबर है, अनुभव के पुनर्निर्माण का उद्देश्य। डीवी के अनुसार शिक्षा द्वारा बालक के अनुभव का पुनर्निर्माण होता है। शिक्षा के माध्यम से ही बालक के अनुभव का निर्माण होता है। वो अपने अनुभव से, यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि प्रयोजनवाद पर आधारित शिक्षा होना चाहिए, यानी कि बालक अपने अनुभव द्वारा नवीन नवीन खोज करना सीखे और उससे संबंधित प्रयोग करना सीखे। दूसरा है, वातावरण के साथ अनुकूलन का उद्देश्य।
शिक्षा को बालक का इस प्रकार से विकास करना चाहिए ताकि वह वातावरण के साथ समायोजन कर सके, यानी कि बालक किसी भी सिचुएशन में अपने आप को आसानी से ढाल सके और परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सके। शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा नंबर है सामाजिक कुशलता की प्राप्ति का उद्देश्य। तो बालक जो है समाज का एक अंग है, अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा बालक को समाज के अनुरूप ही तैयार करे तथा उसको समाज के प्रति कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को निभाने का तरीका बताए, तभी बालक अपने को समाज के साथ समायोजन कर सकता है। 4 नंबर है उद्देश्य जो है परिवर्तनशील हो। सभ्य समाज के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य को भी बदलते रहना चाहिए ताकि समय के अनुकूल शिक्षा दी जा सके। तो समय के यहाँ पर बताया गया है कि समय के अनुसार परिस्थितियां बदलते रहती है, तो उसी के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। 5 नंबर है स्वीकारात्मक नैतिकता। स्वीकारात्मक नैतिकता का विकास भी बालक के विकास में सहायक है, जिसको शिक्षा के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इससे बालक की सामाजिक कुशलता में वृद्धि देखने को मिलता है। ये था शिक्षा का उद्देश्य, और अब हम देखेंगे डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम में हम देखेंगे पहला रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण यानी कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है वो बालक के रुचि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जिससे उसकी विशेषताओं को विकसित किया जा सके। इसके लिए जितना संभव हो सके विभिन्न प्रकार के विषय को शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए डीवी ने पाठ्यक्रम के निर्माण के समय भूगोल, इतिहास, कला, विज्ञान, गणित, भाषा, संगीत आदि को सम्मिलित किया था। दूसरा है उपयोगिता का सिद्धांत। तो रुचि की प्रधानता के साथ साथ पाठ्यक्रम जो है साधारण जीवन में भी उपयोगी होना चाहिए, जिससे बालक अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान कर सके तथा वातावरण में अपने को समायोजित कर सके। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हो आगे जाकर। तीसरा नंबर है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यहाँ पर क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी पाठ्यक्रम बालक के अनुभव, क्रिया तथा भावी जीवन की तैयारी से संबंध होना चाहिए। अगला नंबर है एकीकरण का सिद्धांत। परियोजनवादी डीवी के अनुसार शिक्षा में ज्ञान का एकीकरण होना चाहिए। ज्ञान पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए और खंड खंड करके ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि पूर्ण रूप से देना चाहिए, ऐसा डीवी का मानना था। इस प्रकार संक्षिप्त रूप में पाठ्यक्रम लचीला और बाल केंद्रित होना चाहिए। अब डीवी का कहना है कि शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए। तो पहला नंबर है क्रिया द्वारा, यानी कि बालक खुद करके उस चीज को सीखे। स्व अनुभव द्वारा सीखना, अपने अनुभव के द्वारा बालक को सीखना चाहिए। प्रयोग द्वारा सीखना चाहिए, प्रयोग करके यानी बालक सीखे। और प्रत्यक्ष रूप से योजना विधि यानी योजना विधि का भी डीवी ने समर्थन किया था। योजना बनाकर किसी भी काम को करना चाहिए और सीखना चाहिए। अब देखेंगे डीवी के अनुसार अनुशासन। डीवी जो थे दंड के कट्टर विरोधी थे। उनके अनुसार शिक्षा को भय के साथ विद्यार्थी पर नहीं थोपा जाना चाहिए। अनुशासन स्वाभाविक हो, जो विनय पर आधारित हो, जिससे बालक के कार्य में बाधा ना उत्पन्न करे। अनुशासन उसमें अंदर से उत्पन्न होना चाहिए, यानी बालक में तो अस्थायी होगा तथा समाज के अनुकूल होगा, अर्थात व्यक्ति का समाजीकरण ही अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। अब देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे डीवी के अनुसार विद्यालय और शिक्षक। तो डीवी ऐसे विद्यालय की निंदा करते थे जिनमें बालक के प्रति कठोरता का व्यवहार किया जाता है और परंपरागत पाठ्यक्रम का सहारा लेकर केवल किताबी ज्ञान दिया जाता हो। ऐसे विद्यालय का डीवी क्या करते थे, निंदा करते थे, जहाँ पर कठोरता का पालन किया जाता है, यानी कि बच्चों को दंड दिया जाता है
और केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है, ऐसा का निंदा करते थे। डीवी स्वतंत्र तथा सामाजिक वातावरण वाले विद्यालय को प्राथमिकता प्रदान करते थे। डीवी के अनुसार विद्यालय का प्रयोगात्मक होना जरूरी है। डीवी शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके अनुसार शिक्षक जो है एक सम्मिलित व्यक्ति है जो उपयोगी शिक्षण विधि द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। जो कि शिक्षक क्या है, बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है और एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि बालक को सही रास्ते दिखाता है। तो ये था डीवी का विचार। और अब हम देखेंगे प्लेटो का क्या विचार था बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में। तो इनका जन्म होता है 427 ईस्वी ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में होती है। यहाँ पर ईसा पूर्व की बात की जा रही है, ईस्वी की नहीं। सुकरात के बाद शिक्षा दार्शनिकों में प्लेटो का नाम आता है। इनका जन्म जो है धनी तथा पुण्य वैभव संपन्न घराने में एथेंस के अंतिम राजा कार्डरस के घर 427 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो की मां सोलन वंश की थी। प्लेटो जो थे राजघराने के शाही बेटा थे। युवावस्था आते आते मानसिक उथल पुथल ने प्लेटो को झकझोर दिया था। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार उनकी पुस्तक रिपब्लिक तथा दी लॉज में प्राप्त होती है। प्लेटो व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते थे और प्लेटो ने अकादमी में मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, संगीत, गणित तथा राजनीति विज्ञान आदि विषय के शिक्षण की व्यवस्था की थी और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हो जाती है 347 ईसा पूर्व में। इनकी रचना देखेंगे, अपोलॉजी एक पुस्तक थी, क्रीटो, फिडो, सिंपोजियम, रिपब्लिक और द लॉज। रिपब्लिक और द लॉज जो पुस्तक थी यहाँ पर दोनों, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे शिक्षा का अर्थ। प्लेटो शिक्षा को सत्यम शिवम सुंदरतम यानी सुंदरम की प्राप्ति का साधन मानते थे शिक्षा को, क्योंकि यह प्रकृति के बहुत करीब है। इसलिए प्रकृति के द्वारा बालक को ज्ञान की खोज होती है। बालक प्रकृति में रहकर नई नई चीजों को खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है। प्लेटो के अनुसार प्रारंभ में ऐसा शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिससे बालक में सुंदरतम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके तथा आगे चलकर यह प्रेम सत्यम एवं शिवम के रूप में विकसित हो। इस प्रकार सुंदरतम यानी सत्यम शिवम का ज्ञान कराना शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। प्लेटो ने अपनी शिक्षा में वार्तालाप यानी वाद विवाद, खोज एवं क्रिया पर बल दिया है। उन्होंने शिक्षण विधियों में तर्क विधि, स्वयं की खोज, व्याख्यान, वार्तालाप विधि का अनुसरण किया है। तर्क विधि के बारे में प्लेटो ने कहा है कि व्यक्तियों में चिंतन के द्वारा तर्क उत्पन्न होता है और तर्क के द्वारा वार्तालाप उत्पन्न होते हैं जिससे किसी खोज की प्राप्ति होती है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा में प्रयोगात्मक विधि को भी महत्व दिया है, यानी प्रयोग करके बच्चा सीखे। उनके अनुसार विज्ञान, व्यायाम जैसे विषय को शिक्षा में शामिल किया गया है ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो। प्लेटो का विचार था कि शारीरिक उन्नति के बिना मानसिक उन्नति नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने व्यायाम का समर्थन किया था। अतः व्यायाम का महत्व समझा और व्यायाम के लिए क्रिया करना आवश्यक होता है, उनका ऐसा मानना था। प्लेटो के विचार से स्त्रियों को औद्योगिक कला कौशल, संगीत जैसे विषय का अध्ययन कराना चाहिए जिससे वह हस्त कौशल में क्या हो, निपुण हो। इसलिए स्त्रियों के लिए उन्होंने औद्योगिक कला कौशल और संगीत को महत्वपूर्ण माना जिससे वह केवल गृहस्थी के दायरे तक ही सीमित न रहे, वो बाहर भी आकर खुले रूप से काम कर सके। अब देखेंगे प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो एक है व्यक्तिगत उद्देश्य और दूसरा सामाजिक उद्देश्य। प्लेटो के विचार में शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना था। इसके लिए छात्र में सद्गुणों का विकास किया जाना चाहिए। सौंदर्य, न्याय तथा प्रेम छात्र के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करता है। अब दूसरा देखेंगे सामाजिक उद्देश्य। प्लेटो ने समाज तथा राज्य की प्रगति के लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। उसने आदर्श नागरिकों के निर्माण को अपनी शिक्षा में आदर्श स्थान दिया है।
अब देखेंगे प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है। प्रारंभिक कक्षा के लिए इन्होंने शारीरिक प्रशिक्षण तथा संगीत को क्या सर्वाधिक, यहाँ पर देखेंगे कि महत्वपूर्ण स्थान दिया है, शारीरिक प्रशिक्षण और संगीत। प्लेटो ने व्यक्ति को मन से शारीरिक प्राणी माना है। तीसरा नंबर है माध्यमिक कक्षा के लिए उन्होंने माध्यमिक कक्षा के लिए दर्शन, ज्योतिष तथा गणित को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके साथ ही संगीत तथा शारीरिक प्रशिक्षण और खेलकूद, व्यायाम तथा घुड़सवारी को भी शिक्षण पर इन सारे मतलब की शिक्षण पर बल दिया है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद, व्यायाम, घुड़सवारी। अगला नंबर है उच्च कक्षा के लिए। ऊपर था माध्यमिक कक्षा के लिए हमने देखा था, लेकिन उच्च कक्षा के लिए इन्होंने 6 विषय को जरूरी बताया है। पहला गणित, दूसरा समज्योतिष, तीसरा है ठोस ज्यामिति, चौथा संगीत, पांचवा ज्योतिष और छठा दर्शन। प्लेटो ने उद्यमी वर्ग के लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की है। इस शिक्षा के अंतर्गत लकड़ी का कार्य, लोहे का कार्य, अस्त्र शस्त्र निर्माण तथा बुनाई का कार्य आदि आता है। ये था प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षा का पाठ्यक्रम, जिसमें हम माध्यमिक कक्षा के लिए देखें, उच्च कक्षा के लिए देखें, उद्यमी वर्ग के लिए क्या चाहिए शिक्षा, उस चीज को हम देखें। अब देखेंगे प्लेटो के अनुसार शिक्षण की विधि। तो प्लेटो ने शिक्षण के लिए तर्क विधि को आवश्यक माना था, उपयुक्त माना था, इसको महत्व दिया था। उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग किया था। प्रश्नोत्तर विधि के हम समर्थक सुकरात को देखते हैं, इनके गुरु को। तो इसी विधि से व्याख्यान विधि तथा प्रयोगात्मक विधि का प्रचलन हुआ। उसने दर्शन शास्त्र तथा तर्क शास्त्र के लिए स्वाध्याय विधि को अपनाने की सिफारिश की। शिक्षा में उन्होंने खेल को अधिक महत्व दिया। शिक्षक को इन खेलों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। प्लेटो के अनुसार अब देखेंगे शिक्षक तथा विद्यालय का क्या स्थान है। तो प्लेटो जो है अकादमी जैसी संस्था सर्वत्र स्थापित करना चाहते थे, खुद स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि आत्मा के विकास के लिए यह जरूरी है। उन्होंने शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय को आवश्यक साधन बताया है। प्लेटो ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, क्योंकि आदर्शवाद को प्रसारित करने का कार्य एक शिक्षक ही भली भांति रूप से कर सकता है, ऐसा प्लेटो का मानना था। अब देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है प्लेटो का। तो प्लेटो ने सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का विकास बताया है। प्लेटो ने महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दिया है और उसकी अनिवार्यता को भी स्वीकार किया है। उनका दृष्टिकोण आदर्शवादी था, अतः वह सत्यम शिवम एवं सुंदरम पर विशेष बल देते थे। अनुशासन स्थापना हेतु प्लेटो ने नैतिक गुणों के विकास को आवश्यक बताया था। और प्लेटो का जैसे कि 6 नंबर है, प्लेटो ने आयु तथा स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया था, आयु के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया था। जैसे कि हमने देखा था कि उच्च आयु वाले बालक के लिए क्या होना चाहिए, माध्यमिक कक्षा वाले बालक के लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्लेटो का औद्योगिक शिक्षा की उन्नति में विशेष योगदान है। और 8 नंबर है, प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि का शिक्षण में प्रयोग किया और इसके अतिरिक्त व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि तथा स्वाध्याय विधि का भी प्रचार किया था। इस प्रकार प्लेटो जो थे राजनीति शास्त्र तथा शिक्षा में आदर्शवाद के जनक माने जाते थे। तो हमने यहाँ पर देखा कि डीवी और प्लेटो के शिक्षा के संबंध में, बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में क्या विचार थे, ये यहाँ पर हमने नोट्स को देखा। तो यहाँ पर हम समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।